विपिन कुमार। और आज एक बार फिर से मेरे साथ है नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर शंभू कुमार सिंह। और ये मेरा सौभाग्य की बात है कि ये मेरे गांव से बिलोंग करते हैं और होली के मौका पर एक गांव आया और मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज इनसे बात करते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है नेशनल दस्तक, और इनसे बात करते हैं भारत की राजनीति पर। 2024 में आपकी राय में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक तो मैं होली के मौके पर आया हूँ, ये ठीक नहीं है। आज संजोग से होली है, मेरा गांव है, तो मैं अपने माँ-पिता से मिलने आया करता हूँ। तो इसका त्योहार से कोई संबंध नहीं है। फॉर्च्यूनेटली आज त्योहार है और मैं अपने गांव में हूँ। और रही बात कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो ये तो 534 सांसद बनेंगे, वो चुनेंगे। प्रधानमंत्री का तो चुनाव भारत में होता नहीं है। तो जो पार्टी ज़्यादा बहुमत लाएगी या जो मिली-जुली सरकार, सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री। ये तो एक नया ट्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ट्रेंड, खैर बीजेपी का अगर एनडीए जीतती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर इंडिया अलायंस जीतती है या कुछ और मिली-जुली सरकार बनती है, तो बड़ा सस्पेंस है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एनडीए का क्लियर है कि अगर एनडीए की जीत मिलती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। विपक्ष इतना कमजोर क्यों है? विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा क्यों नहीं है? कमज़ोर मतलब कैसे? गोली चलाना है, लाठी डंडा चलाना है, कमज़ोर का मतलब क्या होता है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। विपक्ष एकजुट क्यों नहीं है? और हर जगह विपक्ष बटा हुआ है, उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। तो और विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई चेहरा है, इसका क्या फायदा मिलेगा बीजेपी? नहीं, मैंने आपको पहले कहा ना, इस देश में कांग्रेस 60 साल राज करके गई है, मनमोहन सिंह 10 साल राज करके गए हैं। तो अभी 10 साल जब भी कांग्रेस थी तो क्या बीजेपी नहीं थी? ये सब बचकाना सवाल है जो आपको टीवी अखबार सिखाता है। मुद्दा नेताओं का नहीं होता है, मुद्दा जनता को होता है। अगर इस देश की जनता का पेट भरा हुआ है, आर्थिक तरक्की हो रही है, महँगाई नहीं है, एजुकेशन ठीक है, हेल्थ ठीक है, तो अच्छी बात है। मुद्दा तो जनता का होता है ना। क्या जनता खुश है? आप एक पत्रकार के तौर पे लोगों से बात कीजिए, क्या वो महँगाई से त्रस्त नहीं है? क्या हॉस्पिटल्स के खर्चा वो उठा पा रहे हैं? क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है? जैसे दुनिया 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आप दुनिया से कंपेयर कीजिए, आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, अमेरिका का जो लाइवलीहुड है, यूरोप का जो लाइवलीहुड है, इवन साउथ ईस्ट एशिया का जो लाइवलीहुड है, थाईलैंड, कोरिया, जापान, वियतनाम, उनके कंपेयर में आप अपने अपने आप को तौलिए। हमारे देश के लोगों का कहना है कि हमारा देश बहुत डेवलप किया है, विदेश में बहुत भारत का नाम शान-शौकत बढ़ा है, और फिर भी आप लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? हम क्यों विरोध करेंगे? विदेश का हम कोई भक्त थोड़ी हैं। जिस दिन भारत पढ़ने लोग आने लगेंगे विदेश से, तो मानूंगा कि भारत का डंका बज रहा है। जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। अभी तो भारत से छात्र विदेश जा रहे हैं। आपके पास डेटा है, 3 लाख छात्र जा रहे हैं हर साल। तो मैं कैसे मान लूँ कि भारत की स्थिति ज़्यादा अच्छी है? सारे धन्ना सेठ अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हैं, सारे धन्ना सेठ रहने विदेश जा रहे हैं। तो जब भारत का डंका बज रहा है, तो 3 करोड़ एनआरआई हैं भारत के, दुनिया भर के देशों में, वो उनको आना चाहिए था यहाँ। दुनिया भर के लोग लाइन लगाते कि हमको भैया वीज़ा दीजिए, तब ना मानता कि डंका बज रहा है। अपने मुँह में मिट्ठू बन जाने से हो जाएगा? मोदी जी राम को लेके आए हैं, तो सारे लोग खुश हैं कि राम लाए हैं। हाँ, अगर जिनको धर्म से जिनका पेट चलता है, अगर लगता है कि धर्म से हमारे बच्चे का एजुकेशन मिल जाएगा, हमारा इलाज हो जाएगा, हमारा पेट भर रहा है, देश का विकास हो जाएगा, बगल में चाइना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सेना मजबूत हो जाएगी, तो दे वोट, हमें क्या दिक्कत है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इसका विवाद क्या है? क्यों, मतलब इस पर क्या विवाद है? इलेक्टोरल बॉन्ड जब जेटली बीजेपी की सरकार थी 2018 में, इन्होंने एक कानून लाया। पहले था कि चंदा आप दीजिएगा 20,000 से ज़्यादा तो उसको, उस चंदे को डिक्लेयर करना होता था। कैश दीजिए चाहे जैसे दीजिए। इन्होंने एक कानून बनाया कि हम पैसा दीजिए लेकिन किसी को जानकारी नहीं मिलेगी। आप कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है तो उसकी जानकारी पब्लिक सेक्टर को नहीं जाएगी। जैसे पीएम केयर फंड्स की जानकारी नहीं है, उसका ऑडिट नहीं होता। भारत में एक संस्था है सीएजी, जो तमाम सरकारी चीज़ों का ऑडिट करती है। तो पीएम केयर फंड्स पहले जो पीएम केयर फंड्स था उसकी ऑडिट होती थी, अब वाले का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक कह दिया और कहा कि आप भैया सारी जानकारी दीजिए, आप तो कर्मचारी भी हैं। 3 मिनट का काम था उस डेटा को देने में सरकार, एसबीआई को। लेकिन एसबीआई के चेयरमैन जो 2022 में रिटायर कर चुके हैं, उसको एक्सटेंशन मिल रहा है। साहब जून का वक्त मान रहे थे, 3 दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा। 3 मिनट का मामला था वो, एक क्लिक में वो डेटा सारा आ जाता है। अब सब डेटा आ गया,
आप सोचिए लगभग 39 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने ठेका मिलने के एवज़ में चंदा दिया है। 48 ऐसी कंपनियाँ हैं जिसने रेड के बाद जिसके यहाँ उसके यहाँ जाँच हुई तो चंदा दिया और 400 के मतलब 45 के करीब सेल कंपनियाँ हैं जिसका कोई अते-पता नहीं है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा है। भारत के जितने भी विपक्ष के नेता हैं लगातार जेल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल चले गए। ये क्या है, इसके पीछे क्या? ये होता रहे भारत में होता रहा है। बस 2 चीज़ें हैं, इसके लिए मैं तो मोदी जी वाले राज में उतना दोषी नहीं है। पहले कांग्रेस ने भी 60 साल दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को इसी तरह बदनाम किया। जाति देखकर मायावती करप्ट हैं, लालू यादव करप्ट हैं, शिबू सोरेन करप्ट हैं। ये सब कह के उन्होंने हम इस देश के 90% आबादी के दिमाग में भरा कि तुम्हारा नेता करप्ट है, जाति के आधार पर। जबकि इस देश में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति नहीं है। अगर करप्ट है तो होना चाहिए था। लेकिन इस देश में जितने भागने वाले लोग हैं, विदेश भागे हैं पैसा लेके, उनमें कौन-सा दलित, पिछड़ा, आदिवासी है, किसान है? कोई नहीं है। अल्पसंख्यक भी नहीं है। तो करप्ट कौन है? दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी के सरकार में ये हुआ है कि जाति देखकर भी परेशान किया जा रहा है और पार्टी देखकर भी। जो भी विपक्षी दल है, उनको लेकिन इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अगर आप सही में अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो इस देश में चेक एंड बैलेंस बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जैसे आप स्टेट बैंक, एलआईसी, यहाँ रिज़र्वेशन लागू है। भारत की सबसे टॉप बैंक कौन-सा है आज की डेट में? एसबीआई एसबीआई। है। भारत का टॉप फाइनेंस सेक्टर का इंस्टीट्यूशन कौन है? एलआईसी है। एलआईसी। क्योंकि वहाँ डाइवर्सिटी है, वहाँ हर कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ करप्शन कम है। जहाँ-जहाँ मोनोपोली होगी, भारत में कास्ट मोनोपोली जहाँ-जहाँ होगी, चाहे हाई कोर्ट हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी जो सारी भाषा है, ये सब टीवी अखबार की भाषा है। क्योंकि आप उसी को देखते हैं और टीवी अखबार में इस देश के 90% लोग ही नहीं हैं। वहाँ दलित एंकर नहीं है, आदिवासी नहीं है, बैकवर्ड नहीं है, ट्राइबल्स नहीं है। आप अल जज़ीरा देखिए, सीएनएन देखिए, बीबीसी देखिए, वहाँ ब्लैक एंकर मिलेंगे। भारत में कोई एंकर ब्लैक देखे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस पर डिस्कोर्स कर रहे हैं और अब लगातार इस देश का अभी जेएनयू का रिज़ल्ट आया है। 28 साल बाद एक दलित लड़का लेफ्ट से जीता है, एक लड़की बापसा से जीती है, बिरसा फुले अम्बेडकर। तो जो इस देश के जो बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, बुद्ध हों, कबीर हों, रविदास हों, डॉक्टर अम्बेडकर हो, फुले हो, साहू जी हो, जिनको जानबूझ के ख़त्म कर दिया गया ताकि इस देश में सबसे अशिक्षित लोग कौन किस कम्युनिटी के हैं। ये जाति प्रधान देश है, यहाँ जाति बहुत अहम है। आपको जाति के हिसाब से तय करना पड़ेगा। बिहार ने जाति जनगणना कराई, उसका मैसेज देश भर में गया है। इस देश में जो गरीब है उसकी एक जाति है, सब गरीब नहीं हैं। और अगर किसी दूसरी जाति में गरीबी है तो उसके लिए अपॉर्च्युनिटी है। इस देश में जाति बड़ी समस्या है और जब तक जाति खत्म नहीं होगी और जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक जो समाज है, उसको जब तक मौका नहीं दिया जाएगा बराबरी का, तब तक बेहतर मुल्क तो नहीं बन पाएगा। धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य कीमती समय दिया इसके लिए।